आज हम सेल की कुछ मज़ीद बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि सेल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सेल्स एनर्जी को एक्वायर भी करते हैं और यूटिलाइज भी करते हैं। हर बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए एनर्जी की इनपुट की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमारे पास जो आती है वो कैसे आती है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में आती है और इसका मेन सोर्स जो हमारे पास है वो सन है। एनर्जी जितनी भी सूरज की शॉओं के साथ ज़मीन तक पहुंचती है वो आके फिर ज़ाहिर है कि जितना हमारा ऑटोट्रॉफिक माइक्रोबायोटा है और ऑटोट्रॉफ्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उन पे आके ये लाइट जब उनके सरफेस के साथ टकराती है तो वहाँ पे इसको ट्रैप कर लिया जाता है। ये लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेटिक सेल्स की मेम्ब्रेन में मौजूद होता है और वहाँ पे आके ये लाइट ट्रैप कर ली जाती है और इस तरह से एनर्जी जो है वो मेन सोर्स से सन से प्लांट्स तक पहुँच जाती है। इस एनर्जी को फिर फोटोसिंथेसिस के अमल से दोबारा फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर इसको केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। अब इसको स्टोर करने के तरीके जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं कि ये एनर्जी रिच कंपाउंड के तौर पे स्टोर होगा। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो सकता है जैसे स्टार्च है या सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं। ह्यूमंस के अंदर ग्लूकोज लीवर से रिलीज़ होता है और ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और जब ये ग्लूकोज लीवर से ब्लड में पहुंचता है उसके बाद ये सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर और इस तरह से ये केमिकल एनर्जी बाकी के सेल्स तक पहुंचा देता है। एक सेल के अंदर जो उसका एनर्जी कंटेंट होता है वो ज़्यादातर एटीपी की फॉर्म में स्टोर हुआ होता है। अब ये एटीपी क्या है? ये बेसिकली रेडिली अवेलेबल फॉर्म होती है एनर्जी की। कैसे कि इसमें ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है बेसिकली। जब ये एटीपीज बन जाते हैं तो एनर्जी स्टोर हुई होती है और उसके बाद जब इसमें से एक फॉस्फेट डिटैच होता है तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाता है, जिसे हम एडीपी कहते हैं, और इस फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। यही एनर्जी है जो बेसिकली डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए सेल को ज़रूरत होती है और इसी एनर्जी की प्रेजेंस में सेल अपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। सेल्स काफ़ी एनर्जी लगाते हैं अपनी डिफरेंट किस्म के ब्रेकडाउन में और रीबिल्डिंग में। ज़्यादातर मैक्रोमोलिक्यूल्स की और ऐसे ऑर्गेनल्स की ब्रेकडाउन भी होती है और रीबिल्डिंग भी होती है जिनसे मिलकर सेल बना होता है। ये एक टर्नओवर है जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक कॉन्टीन्यूस टर्नओवर है और ये इसी तरह से चलता रहता है जिसमें जो इंटेग्रिटी है सेल की वो मेंटेन रहती है और इसमें यही होगा कि वेयर एंड टेयर का प्रोसेस होगा। नए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनेंगे, मेम्ब्रेन्स हैं फॉर एग्जांपल, डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो बनते भी रहते हैं और वो टूटते भी रहते हैं। सेल्स के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। इस तरह से समझ लें कि जैसे सेल एक केमिकल प्लांट है, इसमें बहुत सारे एनाबॉलिक, बहुत से कैटाबॉलिक प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं और इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं। ये सब केमिकल प्रोसेसिंग सेल के अंदर हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि अगर हम एक बहुत ही सिंपल से बैक्टीरिया की भी बात करें तो उसके अंदर देखें कि उसकी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए तमाम तर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस उसके अंदर हो रही होती हैं। उसमें हर तरह से एनर्जी भी बन रही होती है, उसकी मूवमेंट के लिए भी उसमें सब प्रोसीजर चल रहा होता है। राइबोसोम अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है तो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होती है। फिर उसके जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस है डिफरेंट किस्म की वो हो रही होती है अपनी कैप्सूल की मौजूदगी में। ये अपने आप को अपने मुवाफ़िक हालात के अकॉर्डिंग
जो है वो मॉडिफाई भी कर लेता है, और एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो बहुत से ऐसे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो एक सिंपल से बैक्टीरिया के अंदर भी हो रहे होते हैं। तमाम केमिकल चेंजेस जो होती हैं किसी भी सेल के अंदर, उन्हें एंजाइम की ज़रूरत होती है। एंजाइम्स बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को एनहेंस करते हैं, और जितने केमिकल रिएक्शन एक सेल के अंदर हो रहे होते हैं, वो एनाबॉलिक हों या कैटाबॉलिक हों, उन्हें हम उनके टोटल को, वो दोनों को हम मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सेल्स डिफरेंट किस्म की मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के अंदर भी एंगेज होते हैं। एक किस्म का आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर बहुत ही बस्लिंग किस्म की एक्टिविटी हो रही होती है। जैसे मटेरियल्स हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे। सेल के अंदर ही डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होती है। फिर इसी तरह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो असेंबल हो रहे होते हैं और कुछ डिसअसेंबल हो रहे होते हैं। तमाम सेल के अंदर जो मूवमेंट है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, डिफरेंट प्रोटीन्स की, और सेल की मूवमेंट है, ये सब की सब एक जगह से दूसरी जगह पे हो रही होती है। ये सब मैकेनिकल एक्टिविटीज़ हैं जो सेल के अंदर हो रही होती हैं। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो मोटर प्रोटीन्स का है। ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत डायनामिक होती हैं और मैकेनिकल चेंजेस हैं जो सेल के अंदर हो रही हैं। इसमें आप देखते हैं कि मोटर प्रोटीन्स हैं जिनकी शेप के अंदर चेंज आता है, और अल्टीमेटली जो मैकेनिकल एक्टिविटी है वो सेल परफॉर्म कर रहा होता है। ये बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जो एज अ मशीन काम करते हैं सेल के अंदर मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसमें से ही एक मोटर प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरह की प्रोटीन्स हैं जो सेल के अंदर डिफरेंट काम कर रही होती हैं। सेल्स स्टिमुलस के लिए भी रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें आप देखते हैं कि वो बहुत क्लियरली, बहुत ऑब्वियसली स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक नॉर्मल से सिंगल सेल प्रोटिस्ट की ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, तो उसे जो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स है वो इतना लर्नड है उसके अंदर कि वो एक ऑब्जेक्ट अगर उसके रास्ते में आ जाए तो वो उससे ऑब्स्टेकल के तौर पे फेस करता है और वो एक साइड पे हो जाता है, वो उससे दूर भाग सकता है। इसके अलावा अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल उसके रास्ते में आ जाता है जो न्यूट्रिएंट है उसका, या उसको न्यूट्रिएंट की तरफ अब वो अट्रैक्ट होता है और वो उस तरफ मूव करता है। सो ये जो अवे मूवमेंट है किसी भी उस ऑब्जेक्ट से जो अननेसेसरी था पाथ में आ गया, और जो टूवर्ड्स न्यूट्रिएंट मूवमेंट है, ये आप सिंगल से प्रोटिस्ट के सेल के अंदर भी देखते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो वो भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होता समटाइम्स कि मतलब जिस तरह से वो सिंगल सेल बॉडी है तो वो तो हमें बहुत क्लियरली नज़र आता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टिमुलाई हैं जिनके लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो स्टिमुलस है वो बहुत ज़्यादा के लिए रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता। सेल्स की सरफेस के ऊपर डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि ये इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। अब एनवायरनमेंट में मौजूद जो भी सब्सटेंस होगा वो आके रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा और बहुत ही स्पेसिफिसिटी के साथ इंटरेक्ट करेगा। रिसेप्टर्स अपने लाइगेंड के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं। हर लाइगेंड हर रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। अब जो सेल की सरफेस पे रिसेप्टर हैं वो हार्मोन्स के लिए भी होते हैं, वो डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स के लिए हो सकते हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर डिफरेंट मटेरियल्स के लिए हो सकते हैं, और इसके अलावा जो उनके साथ वाले सेल्स हैं उन सेल्स की सरफेस पे जो सब्सटेंस मौजूद होता है उसके लिए भी सेल सरफेस पे रिसेप्टर मौजूद हो सकता है।
अब जो सेल का रिसेप्टर है बेसिकली ये एक पैथवे दे रहा होता है, जिससे जैसे ही बाहर कोई लाइगेंड आएगा और वो आके अपने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वहाँ पे फिर जो है एक रिस्पॉन्स दिया जाएगा। वो जो टारगेट सेल है वो रिस्पॉन्स देता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं माइक्रोब है और वो आके सरफेस के साथ अटैच होता है, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि जैसे सेल की सरफेस पर टॉल लाइक रिसेप्टर 4 मौजूद है और उसके साथ आके एक बैक्टीरिया का लिपोपोलीसेकेराइड इंटरेक्ट करता है, तो होगा क्या कि अब ज़ाहिर एक बैक्टीरियल एंटीजन है जो आके उसके साथ बाइंड कर रहा है, तो सर्टेनली वो इसीलिए बाइंड कर रहा है कि अब बॉडी विड कम टू नो कि अब इस बैक्टीरिया से हमें निजात पानी है, सो इन्फ्लेमेशन इज़ नीडेड। तो वो एक पूरा सिग्नलिंग कैस्केड चलता है और अल्टीमेटली जिस तरह से भी बॉडी उस माइक्रोब से निजात पाना चाहती होती है, उसको किल करने के लिए इन्फ्लेमेशन नीडेड होती है, तो वो किया जाता है बॉडी के अंदर, वैसा ही रिस्पॉन्स दिया जाता है जैसा कि ज़रूरत होती है। सेल्स अपनी सेल्फ रेगुलेशन भी कर सकते हैं। अब जो इनका सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है वो बड़ा क्लियर है, बड़ा एविडेंट है। स्पेशली जब कोई ब्रेक डाउन होता है तो ये बड़ा हमें क्लियरली पता चलता है कि सेल्स में शिकस्त व रेख्त तो होती रहती है, और फिर जब ब्रेक डाउन होती है तो सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू सेल्स अपने आप को रिपेयर करते हैं। अब आप देखते हैं कि जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि डीएनए की डुप्लीकेशन हो रही हो अगर, तो उसमें अगर एक सीक्वेंस के साथ आके न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पर अटैच होते हैं और वो ज़ाहिर है कि कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अगर एक इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो जाए या मिस्टेकनली जिसे आप कहते हैं कि आके मिस्टेकनली कोई इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड आके वहाँ अटैच हो जाता है ड्यूरिंग डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, तो उसमें म्यूटेशन हो सकती है। और या फिर ये हो सकता है कि ये म्यूटेशन जो है ये बिल्कुल ही इसका कोई इफ़ेक्ट ना हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि म्यूटेट हुआ है, जहाँ पे आके एक न्यूक्लियोटाइड लगना था वहाँ अल्टरनेटिव कोई और लग गया और वो इनकरेक्ट है, बट म्यूटेशन जो है इट वोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द सेल। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट म्यूटेशंस होती हैं और इसमें जो सेल की ग्रोथ का कंट्रोल है वो भी ख़त्म हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ग्रोथ जो हमारे अंदर होती है, जिस तरह से भी सेल्स के अंदर ग्रोथ होती है, टिश्यूज़ के अंदर आप देखते हैं, ये सारी ग्रोथ बड़ी कंट्रोल्ड होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक सेल ग्रो करना शुरू करे और वो अनलिमिटेड ग्रोथ ही उसमें आए, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाए या बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ गेन कर ले, ऐसा नहीं होता। सेल अपनी प्रॉपर ग्रोथ ही हमेशा करते हैं इफ़ सेल इज़ वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन अगर उसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है और वो म्यूटेशन ऐसी है कि जो उसको उसके ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है, उसका ग्रोथ कंट्रोल अफेक्ट कर सकती है, तो हो सकता है कि ये एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हमें देखने में मिले। सेल ग्रो करता जाए और उसका कोई चेक एंड बैलेंस ना हो और वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करे, और यही अनकंट्रोलेबल ग्रोथ जो होती है इसी को हम कहते हैं कैंसर। तो कि सेल जो है वो कैंसरस हो सकता है, और अगर सेल कैंसरस हो सकता है तो यकीनन वो डेडली भी हो सकता है फिर उस ऑर्गेनिज्म के लिए जिसका कि वो हिस्सा है। सेल्स की सेल्फ रेगुलेशन को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जो जर्मन थे और वो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, हैंस ड्रिश ने एक्सपेरिमेंट किया 1891 में। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने अगर सोचा कि अगर वो एम्ब्रियो में से इनिशियल स्टेज पे 2 या 4 सेल्स को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं और एम्ब्रियो जो है वो बनना है, और सीयरचन का अगर जो है उसने सीयरचन में डेवलप होना, सीयरचन एम्ब्रियो है, उसके इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट 2-4 सेल्स को सेपरेट कर दिया जाए, तो ये सेल्स जो है बिल्कुल एबनॉर्मल होंगे और डेवलप नहीं कर सकेंगे या ये डेवलप करेंगे।
तो अब अगर वो आइसोलेट हुए तो उन्हें अगर सेल्फ रेगुलेशन सेल्स में ना होती तो यकीनन ये सेल अपने आप को मेंटेन ना कर पाते और ये नॉर्मली डेवलप ना करते। लेकिन ये आइसोलेटेड सेल्स जो थे ये भी अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन इन्होंने की और अल्टीमेटली नॉर्मल एम्ब्रियो में डेवलप हुए। ये देखिए कि यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे जो पैनल नज़र आ रहा है वो बिल्कुल एक नॉर्मल डेवलपमेंट है सी एच एन की, जिसके अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग है और उससे जो है ज़ाहिर है कि एक सिंगल एम्ब्रियो बना है और वो एक नॉर्मल साइज़ एक्वायर कर गया। जबकि जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया कि एम्ब्रियो को सेपरेट कर दिया। उन्होंने उसके दो सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से फर्स्ट डिवीजन के बाद जो है सेल्स को सेपरेट कर दिया और सेपरेशन के बाद उन्हें अलाउ किया कि अब वो ग्रो करें। अब अगर ये सेल्स एक अपने नेबर की एब्सेंस को इतना ज़्यादा कंसीडर करते और उसके बिना ना रह सकते होते तो यकीनन ये मर जाते और डेवलप ना करते या अब नॉर्मल डेवलपमेंट होती। लेकिन इसका हो सकता था अगर ये दो सेल्स हैं तो एक जो है वो सिर्फ राइट हाफ बना सकता, एक सिर्फ लेफ़्ट हाफ बना सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन सेल्स को जब ग्रो करने दिया गया तो इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन की और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसी अपनी प्रॉपर्टी की वजह से ये सेल डेवलप किए और डेवलप करने के बाद इन्होंने नॉर्मल एम्ब्रियो ही बनाया। और वो जो एम्ब्रियो बना वो हाफ एम्ब्रियो नहीं था, वो एक कंप्लीट एम्ब्रियो था। लेकिन क्या हुआ कि उसका साइज़ जो था वो स्मॉलर था एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द नॉर्मल एम्ब्रियो। सेल्स अपने आप को इवॉल्व करते हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि सेल्स बने कैसे, ये अराइज कैसे हुए। एक ख्याल ये किया जाता है कि सेल्स प्री सेलुलर लाइफ फॉर्म से बने हैं और ये प्री सेलुलर लाइफ फॉर्म हमारे पास कहाँ से आई, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से आई। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से हमने देखा जो प्रीमॉर्डियल सी के अंदर में भी प्रेजेंट थे, वहाँ से प्री सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई और उसके बाद वहाँ से सेल्स बने। अब एवोल्यूशन को अगर आपने स्टडी करना हो तो आप ऑर्गेनिज़म्स को जो इस वक्त लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको अगर हम स्टडी करें तो हम एवोल्यूशन सेल्स की बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि एक बैक्टीरियल सेल को देखें जो ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर रह रहा है और इसी ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो लाइनिंग का सेल है, इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि इन दोनों का जो एंसेस्टर है अबाउट 3 बिलियन ईयर्स बैक, ये एंसेस्टर तो सेम था और ये उसी के डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर इनके स्ट्रक्चर में, इनके फंक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कुछ जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो दोनों टाइप के सेल्स शेयर करते हैं, ये बैक्टीरियल बॉडी भी जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रह रहा है और वो ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सेल भी जो कि ट्रैक को की लाइनिंग बनाता है, ये दोनों वैसे तो एक दूसरे से बहुत डिस्टेंटली रिलेटेड सेल्स हैं। इन दोनों का आपस में कोई करीबी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रक्चर्स आपस में शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैसी है, इनके राइबोसोम्स एक जैसे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो शेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं यकीनन ये उस एंसेस्ट्रल सेल से आए हैं जो इन दोनों टाइप के सेल्स का कॉमन एंसेस्टर है।